साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। क्या क्या उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। किस तरह से अंतिम समय में आप किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकें। इस संबंध में एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहूँगा। निश्चित रूप से कृषि विभाग से जुड़ा होने के कारण कृषि विभाग की कई सारी परीक्षाओं में हम लोगों ने भी सम्मिलित हुए हैं, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। और किस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें RSMP का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहता है। इसके अलावा जो परीक्षा का स्तर है वो क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह की बातें जो जरूरी है वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये सब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा का जो पेपर का स्तर है वो कैसा रहेगा। तो साथियों आप लोगों ने पिछले 2018 का भी पेपर RSMP ने जो लिया था वो देखा होगा। उसके अलावा दूसरी जो भर्ती परीक्षाएं जो RSMP करवाती है उनका भी पैटर्न आपने देखा होगा। तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज जो हम लोग देखते हैं जो सामने निकल करके आती है वो ये है कि परीक्षा का जो स्तर है या जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई फाई या बहुत अपर लेवल का नहीं होता। वो एकदम नॉर्मल जैसा कि 12वीं की ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 12वीं पास बच्चों के लिए है, तो स्तर भी लगभग 12वीं पास का ही रहता है। और उसमें एक जो RSMP विशेष रूप से जो काम करती है जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रहता है कि RSMP कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डालती है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का मतलब जैसे आपको जो ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन में आपको दो क्लॉजली रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार या तो ये सही है या ये सही है। तो पेपर सिंपल होता है, क्वेश्चन भी सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर जो होता है वो कंफ्यूजिंग टाइप का होता है कि बच्चे को कैसे कंफ्यूज किया जाए, किस तरह से उसको ध्यान डाइवर्ट करके और वो जो क्लॉजली रिलेटेड जो दूसरा ऑप्शन है उसको हम चुन जाते हैं। दूसरा इसमें एक जो RSMP का आपने देखा हो, पिछले पेपर्स भी हम लोग पढ़ते हैं उनको भी हम देखते हैं, उसके अलावा दूसरे जो पेपर्स हैं तो RSMP का एक और जो रहता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी अनार की वैरायटी नहीं है, निम्न में से कौन सी अनार की वैरायटी नहीं है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको रूबी, अरक्ता और उसके बाद में आपको दे दिया सुपर भगवा और एक और आपको कोई दूसरी वैरायटी का ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे पूसा बेदाना आपको दे दिया या कोई तीसरा आपको मतलब जो वैरायटी नहीं है वो भी एक ऑप्शन दे दिया जाता है। अब हम पढ़ते क्या है, हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी में रहते हैं, ऐसे एक्साइट एक तो एग्जाम के टाइम पे हमारे ऊपर क्या है एक एक्साइटमेंट सा रहता है, एक मेंटली प्रेशर रहता है और उसमें हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सी अनार की वैरायटी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम पूरे क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ने के बाद में सीधा ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन की तरफ देखते ही पहला ऑप्शन आपको उसमें दिख जाता है अरक्ता, सुपर भगवा या आपकी दूसरा जो कोई अनार की वैरायटी है वो आपको दिख जाती है और हम तुरंत देख के टिक लगा देते हैं कि ए सही है। जैसे आपने लिख दिया उसमें पूसा अरक्ता, वो सॉरी अनार की जो वैरायटी है वो उसमें आपने लिख दिया अरक्ता, देखते ही तुरंत आपने टिक लगा दिया। अब होता क्या है, हम लोग पूरे ऑप्शन भी नहीं पढ़ते, हम लोग ढंग से पेपर को भी उस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ते, उससे पहले ही ऑप्शन पे टिक मार्क कर देते हैं। अब जैसे ही आप लोग उसको बाद में जब देखते हैं कि इसमें तो पूछा है कौन सी नहीं है, नहीं को हमने छोड़ दिया, नहीं को नहीं ना पढ़ के सीधा हमने पढ़ लिया निम्न में से कौन सी अनार की वैरायटी है और अनार की वैरायटी कौन सी है वो आपने टिक मार दिया उसमें, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे RSMP ज्यादातर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये ज्यादा रहता है निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन को ही आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जो बहुत सीधा साधा दिख रहा है ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपा हुआ है, उस रहस्य को आपको ढूंढने की जरूरत है। उसको पेपर को जब भी आप पढ़ें बहुत शांति से बहुत आराम के साथ आप पेपर को पढ़ें, बिल्कुल एकदम शालीनता से, आप बिल्कुल ये प्रेशर लेकर के ना चलें कि आप एग्जाम में हैं। आप एकदम नॉर्मल जैसे अपने घर पे आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, आप अपने रूम पर बैठ करके जिस तरह से मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक उसी अंदाज में बिल्कुल एकदम कूल माइंड से पेपर को सॉल्व करें। निश्चित रूप से आप लोग जब पेपर को कूल माइंड से सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नॉर्मल वे में सही हो जाते हैं।
उसके बाद जब आपने पेपर को ये ढंग से पढ़ा, तब दूसरी बात आती है कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा, जब आप OMR शीट भरते हैं, शुरुआत की चीज़ें हैं, शुरुआत में आप OMR शीट भरते हैं तो उसको बड़ा केयरफुली आप ध्यान से देखें। उसमें आपका रोल नंबर प्रॉपर तरीके से भरें। उसके अलावा उसमें आप जो दूसरा आपकी जो आंसर शीट है, उसका जो बुकलेट नंबर है, वो भी आप प्रॉपर तरीके से उसमें भरें। उसके अलावा यदि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है, जहां आपको लगता है कि यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुरंत जो भी आपके एग्जाम लेने में जो एग्जाम वीक्षक होते हैं, जो आपके टीचर्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, या जो भी हमारे जो एग्जाम लेने वाले कोई भी जहाँ उसमें वीक्षक के रूप में जो भी आते हैं, उनसे आप बात करें, उनसे आप पूछें कि सर इसमें हमें क्या भरना है। आप जो भी आपके शिक्षक हैं, आप उनसे जैसे ही बात करेंगे वो आपको सारा बता देंगे। और किसी भी प्रकार का ऐसे हेजिटेशन आप लेकर के माइंड में ना चलें कि यार मैं सामने वाले से पूछूंगा तो ये क्या कहेंगे। हालांकि वो इतने कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं कि बार बार आपको बताते हैं कि आप इस तरह से कोई गलती ना करें। आप जब पेपर आपके पास है, आपके सामने है, उसमें दिशा निर्देश जो दिए हुए हैं उनको भी एक बार ढंग से आप पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद में ही आप आगे बढ़ें। इसके बाद में पेपर सॉल्व करने की जब बात आती है, तो पेपर सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या देखते हैं, एक बार पेपर को हम रफली पढ़ते हैं थोड़ा सा कि पेपर का पैटर्न क्या है और किस तरह का है। आप लोग, चाहे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वहां पे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, मेंटली प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल एकदम क्योंकि यदि पेपर टफ है तो वो आपके लिए टफ नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए ही टफ है। यदि पेपर नॉर्मल है तो सबके लिए ही नॉर्मल है। इसलिए आप कतई ये ना समझे कि ये मुझे नहीं आ रहा। आप निश्चित रूप से, यदि आपको नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से ये भी पक्का माने कि सामने वाले बच्चों को भी इतना ही आ रहा है जितना आपको आ रहा है। क्योंकि पेपर का जो तैयारी एग्जाम की है, वो उन्होंने भी उसी स्तर की तैयारी की है जिस स्तर की तैयारी आपने की है। तो उस चीज को लेकर के बिल्कुल भी आप पेपर देते टाइम या कतई ना घबराएं कि ये पेपर तो बहुत टफ आ गया या इस पेपर का स्तर तो बहुत अपर लेवल का है। अकेले के लिए अपर लेवल का कभी पेपर नहीं होता। जो भी पेपर होगा सबके लिए ही अपर लेवल का होगा। और यदि ज्यादा टफ पेपर आता है तो सीधी सी बात है कि उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। इसलिए आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उतने क्वेश्चन अटेंड करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पेपर के, यदि टफ पेपर है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करो। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही अटेंड करो। बिना काम नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप फंस जाते हैं। कई बार होता क्या है कि जब हम लोगों को लगता है कि यार पेपर 100 क्वेश्चन है, 100 में से पेपर में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन पिछले साल की जो नेगेटिव मार्क, वो जो कट ऑफ है, वो सपोज करो 60 या 65 क्वेश्चन की है और हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब ये हो सकता है कि आप लोग उस 65 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपके माइंड में ये चल रहा है कि पिछले बार भी 65 गई थी, 65 कट मतलब क्वेश्चंस गए थे सपोज दैट, तो इस बार भी उससे ज्यादा जाएगी। अब मैंने 50 तो सही कर दिए, लेकिन मुझे 15 और करने हैं। अब 15 सही करने के बाद मुझे नहीं आते, तब भी मैं क्या करता हूँ वहां पे जाकर के कि 15 क्वेश्चंस और मैं सही करने के प्रयास करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं या जिन पे डाउट्स हैं उन पे कि यार 2 में से 1 तो सही होगा, उस पे हम लोग टिक मार्क करना लगाते हैं। वहां पे हमें सारे देवी देवता भी हमारे याद आ जाते हैं। आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके हनुमान जी का नाम लेके एक क्वेश्चन और टिक कर दिया। उस स्थिति से भी आपको बचना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जिन क्वेश्चनों पे हम तुक्के मारते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस गलत निकलते हैं। बहुत कम चांसेस में कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं, वो एक इत्तेफाक के तौर पर ही होते हैं। यदि आपके क्वेश्चन 50 हैं, पिछले साल जरूरी नहीं है कि 65 कट ऑफ गई है तो इस बार भी 65 जाएगी। पिछले साल का हो सकता है पेपर का पैटर्न सिंपल रहा हो, इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई हो। इस बार यदि मान लो पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ आपकी कम भी जा सकती है। इसलिए जितने आपको आते हैं उतने करें। यदि आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 85 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप 85 क्वेश्चन करें, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ और भी ज्यादा चली जाए, क्योंकि पेपर सब आपके लिए सिंपल लग रहा है तो सबके लिए ही सिंपल होगा। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग से आपको 100% बचने का प्रयास करना है। जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है या जिसको आपको लग रहा है कि हाँ 70% तक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सही होगा, तो ही आप उस पर जाएं। यदि आप तुक्के मारने के प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से मैं कर रहा हूँ, तुक्के मारने पे अक्सर हम नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। एक क्वेश्चन यदि आपका नेगेटिव हो गया
तो आप ये समझ लीजिए कि वो मतलब एक उसको 3 क्वेश्चन एक आपके सही क्वेश्चन को भी डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो उससे भी आपको विशेष रूप से बचना है। अब बात आती है कि हम एग्जाम में क्या लेकर के जाएं। एग्जाम पे आप यदि देने जा रहे हैं तो कौन कौन सी जो विशेष चीजें हैं वो भी आप लेकर के क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोग कोविड जो गाइडलाइन है उसके जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए मास्क जरूर पहन करके जाएं। ये आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, मास्क पहन के जाएं। मास्क जो लगा करके आप जाते हैं उसके बाद वहाँ पे जो सैनिटाइजिंग वगैरह की व्यवस्था है, सैनिटाइज आप अपने आप हैंड्स वगैरह को कर लें। उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं। अक्सर मैंने ये देखा है, कई बार हमारे बच्चे थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में रहते हैं और वो जल्दी जल्दी में एडमिट कार्ड को ही घर भूल जाते हैं। सुबह सुबह 10 बजे का टाइम होता है, 10 बजे तक बहुत सी बार दुकानें नहीं खुल पाती और हम फोटोकॉपीज के चक्कर काटते रहते हैं और वहाँ पे कई बार हमें एग्जाम में लेट हो जाते हैं। तो जब आप घर से चले तो ये चीज़ें जरूर देख के आपके पर्स में या आपके साथ में जब आप कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं तो उसमें एडमिट कार्ड आप जरूर रख करके ले जाएं। पासपोर्ट साइज का फोटो, एक पासपोर्ट साइज का जो कलर्ड फोटो है वो आप अवश्य लेकर के जाएं। उसके अलावा जो नीले रंग का जो अपना पारदर्शी पेन आता है ब्लू शाई वाला, और ब्लू शाई का जो पेन है वो भी आप साथ में लेके जाएंगे। एक आपको पहचान पत्र साथ ले जाना है। पहचान पत्र के ऊपर आपकी फोटो लगी होना अनिवार्य है। वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट साइज आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, आपके पासपोर्ट भी हो सकते हैं। तो आप प्रयास करें एक की जगह आप 2 आईडी कार्ड लेकर के जाएं। यदि आपके पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, तो आप 2 आईडी लेकर के जाएं। मेरा आपको एक पर्सनल सुझाव है, हालांकि मांगा एक है लेकिन आप 2 लेकर के जाएं। कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे फोटोज वगैरह उसमें सही नहीं आते या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम में हमारे पास दूसरा आधार यदि कोई आईडी प्रूफ अपना है तो वो हम दिखा सकते हैं। ये आपको ओरिजिनल ही लेके जाने, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अब ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नहीं लेके जानी है, तो उसमें आपको सबसे पहले आप कोई भी घड़ी पहन करके नहीं जाएंगे, आप ब्लूटूथ लेकर के नहीं जा सकते, ब्रेसलेट नहीं ले जा सकते, आप अपने पर्स वगैरह भी नहीं ले जा सकते। उसके अलावा आप कैलकुलेटर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप वहाँ लेकर के नहीं जा सकते। अब इसके अलावा आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए, क्या आपको पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, क्योंकि हम लोग भी कई बार एक एग्जाम में, मैं भी दिल्ली जब एग्जाम देने गया था डीडीए का, तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। हम लोग शर्ट और जीन्स वीन्स पहन के कुछ उस टाइप से गए थे, तो हमारे बेल्ट जीन्स और जो शर्ट थी, हमारी शर्ट को भी उन्होंने आधा आधा काट दिया था, क्योंकि पूरी आस्तीन की शर्ट हमें उसमें पहनने अलाउड नहीं था। तो वहाँ वो कैंची लेकर खड़े हुए थे तो उन्होंने आधी शर्ट को काट दिया था और हम लोगों ने वो एग्जाम दी थी। तो हम लोग पहले से ही ध्यान रखें, पहले से ही हमारे जो एडमिट कार्ड है उसको हम ढंग से पढ़ लें, उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको ढंग से पढ़ लें। तो आपके उसमें क्या क्या है, आपका है अब साफ लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में कि आधी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल जो स्लीपर हैं जिनको हम लोग अक्सर घर पे यूज करते हैं, वो वाली स्लीपर्स आपको पहन के जानी है। यानी कि जूते पहन के नहीं जाने हैं आपको, पूरी आस्तीन की शर्ट भी नहीं पहननी है। उसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए आपको सलवार सूट या साड़ी या आदि आस्तीन का जो आपका कुर्ता है या ब्लाउज है, ये ही पहन के आपको जाना है। उसके अलावा स्लीपर पहन करके आप जाएं और बालों में कोई भी जैसे अपन क्लिप वगैरह लगा लेते हैं या पिन वगैरह लगा के रखते हैं, वो आपको नहीं लगानी है। आपको सिर्फ रबड़ बैंड लगा करके ही जाना है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन या किसी भी प्रकार के ब्रांच या जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगा करके आने की अनुमति नहीं है। आप ये नहीं शब्द है ना, इसको ढंग से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा शब्द है जो आपको क्वेश्चंस को गलत करवा देता है। क्योंकि नहीं है कि जो है, आप नहीं की जगह हम लोग उसको डायरेक्ट पढ़ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए नहीं शब्द का विशेष रूप से आप एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा परीक्षा में लाख की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात व अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट पहन करके नहीं जाएं। यानी कि आपको कोई ज्वेलरी वगैरह पहन करके नहीं जाना है। चूड़ियां भी आपके पास सिर्फ लाख की हैं तो उनको आप पहन सकती हैं। उसके अलावा परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी,
जूते, सैंडल, मोजे यानी कि सॉक्स भी आप नहीं पहन सकते। जूते नहीं पहनोगे, सॉक्स भी नहीं पहन सकते, सैंडल भी आपको नहीं पहनना है। उसके अलावा आप चश्मे, ये मैंने जो लगा रखा है ये वाले चश्मे आप लगा सकते हैं जो आपकी आई साइड वाले हैं। मतलब चश्मे से मतलब है जो आपके गॉगल्स आते हैं वो गॉगल्स आप नहीं लगा सकते। आप जैसे रिबन वगैरह का लगा लगू करके चले जाए तो वो आप नहीं लगा सकते। आप सिर्फ अपने जो आई साइड वाले जो चश्मे हैं वो आप लगा करके जा सकते हैं। उसके अलावा तेज धूप का चश्मा, इसके अलावा आपका ताबीज। बहुत से बच्चों के हम देखते हैं कि गले में कोई ताबीज बंधी हुई है, हाथ में कुछ ताबीज बंधी हुई है, या कोई गंडा है, या कोई कैप आपने लगा रखी है, या उसके अलावा आपका स्कार्फ है, या स्टॉल, या कोई शॉल, या मफलर। आप ऐसी कोई भी चीज लेकर के या पहन करके वहां नहीं जा सकते। पहले से ही आप इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से बच्चे या हमारी जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी में जैसे आपके अक्सर हम सबके ही होते हैं, कानों में कोई कुंडल है, या नाक में कुछ नोज पिन लगी हुई है, या दूसरी कोई ज्वेलरी हम लोगों ने कोई चैन वगैरह पहनी हुई है गोल्ड की। तो उस टाइप की चीजों को लेकर के यदि वहां चले जाते हैं तो वहां रखने में बड़ी दिक्कत होती है। पहली बात, या तो कोई आपके साथ गया हुआ है तो उसके पास आप रख सकते हैं, अदरवाइज वहां रखने में बड़ी दिक्कत आती है। गोल्ड की चीजें होती हैं, महंगी महंगी चीजें होती हैं, तो उनका हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से ही इन सब चीजों को लेकर के ना जाएं। उसके अलावा किसी भी वस्तु को पहनकर आने में ड्रेस कोड में शामिल होने से संबंधित संदेह एवं विवाद हो तो संबंधित परीक्षा केंद्र से जुड़े हुए अधिकारी का जो निर्णय है वो ही मान्य होगा। इसके अलावा जो भी धार्मिक रिलीजियस की कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिख सरदारों की पगड़ी है आप पहन सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी दूसरी जैसे जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी पगड़ी, कृपाल या इस टाइप की चीज़ें हैं वो आप पहन सकते हैं। ये एक ड्रेस कोड का जो आपका है वो रहेगा। साथ ही साथ पुनः मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर है उसका जो स्तर है वो अभी तक के जितने भी पेपर हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से स्तर आए हैं, बहुत हाई फाई टाइप का पेपर नहीं आता। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से 2 घंटे का टाइम जो आपको मिलता है तो उसमें आप पेपर को ढंग से पढ़ें। बिना एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़े हुए आप उस क्वेश्चन के ऑप्शन को या आंसर को नहीं भरें। जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा सीधा लगता है, जो आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन लगता है, वो ही निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज करेगा और वो क्वेश्चन आपका अक्सर गलत होता है। फिर जब हम पेपर दे करके बाहर निकलते हैं तब हम अपने साथियों से चर्चा करते हैं कि यार अनार की वैरायटी कौन सी पूछी थी, तो हम बता देते हैं मैंने तो बहुत जल्दी से कर दिया ना यार, अरक्ता थी या सुपर बगवा। फिर वो हमारा साथी बताता है कि ये नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ो, उसमें था कि निम्न में से कौन सी वैरायटी अनार की नहीं है, तो जो नहीं है वो वाला भरना था। फिर हम लोग सोचते हैं बाद में, पर पछताते हैं कि अरे यार इतने सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करके आ गया। और उस टाइप के जब हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप बिल्कुल धैर्य के साथ शांति से एग्जाम के प्रेशर से, जो स्ट्रेस है उसको भूल करके बिल्कुल कूल माइंड से आप एग्जाम दें। आपको इन दिनों में ऐसा भी लग सकता है जब आप कुछ चीज़ें देखते होंगे कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अब नहीं आ रही। एग्जाम से पहले आपको 1-2 दिन पहले ये चीज़ें आपको लगती है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, सारा कुछ 2 दिन में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाए, आराम से आप एग्जाम दें। एग्जाम सेंटर पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे जो एग्जामिनर्स लगे हुए हैं उनसे आप बात करके उसकी समाधान कर सकते हैं। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, आपको बेस्ट ऑफ लक। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप धैर्य बनाए रखें, एवं साथ ही साथ आप अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा बनाए रखें कि आपका चयन 100% होने वाला है। आप पेपर को देख करके किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, आप मेंटल प्रेशर में ना आए, क्योंकि जैसा पेपर आपके लिए है सबके लिए वैसा ही पेपर है। यदि सिंपल है तो सबके लिए सिंपल है, टफ है तो सबके लिए टफ है। आप अकेले को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों को पुनः एक बार कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपका चयन होगा और हम लोग सब कृषि विभाग में आकर के पुनः आप लोग और किसानों की सेवा यहाँ पे आप लोगों के साथ मिल करके करेंगे। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार।